गुड मॉर्निंग बच्चों। हम पढ़े चैप्टर नंबर 6। चैप्टर का नाम है विद्युत परिपथ। आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है विभव मापी। विभव मापी क्या होता है समझिएगा। हमारे पास मान लीजिए कोई दो टर्मिनल है, ये पहला ये दूसरा, इसके बीच में हमें वोल्टेज ज्ञात करना है, टर्मिनल वोल्टेज ज्ञात करना है, तो उसके लिए हम विभव मापी का उपयोग करते हैं। इसी प्रकार कोई सेल है, सेल के सिरों के मध्य हमें मान लीजिए सेल का ये पहला टर्मिनल ये दूसरा टर्मिनल, इसके बीच में हमें विभवांतर या विद्युत भागफल का मान ज्ञात करना है, तो इसके लिए भी हम विभव मापी का उपयोग करते हैं। ठीक है ना। तो विभव मापी क्या होती है? किसी सेल के दोनों टर्मिनल के मध्य विद्युत भागफल या दो बिंदुओं के मध्य यानी दो बिंदुओं के मध्य टर्मिनल वोल्टेज का मापन करने के लिए जिस युक्ति का उपयोग किया जाता है उस युक्ति को हम क्या कहते हैं? विभव मापी कहते हैं। विभव मापी एक सुग्राही युक्ति होती है। विभव मापी क्या होती है? सुग्राही युक्ति होती है, मतलब इसके द्वारा हम शुद्ध मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है ना। अब आपको पता होगा कि वोल्टमीटर जो होता है, वोल्टमीटर का उपयोग भी हम दो बिंदुओं के मध्य वोल्टेज ज्ञात करने के लिए, विभव भागफल नहीं ज्ञात कर सकते। इसके द्वारा हम क्या ज्ञात करते हैं? इसके द्वारा हम ज्ञात करते हैं दो बिंदुओं के मध्य टर्मिनल वोल्टेज का मान ज्ञात करने के लिए भी हम किसका उपयोग करते हैं? वोल्टमीटर का उपयोग करते हैं। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है, उसको समझिएगा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि जो आपका विभव मापी है वो वोल्टमीटर की अपेक्षा ज्यादा सुग्राही है, क्यों? या विभव मापी है वो वोल्टमीटर से ज्यादा श्रेष्ठ है, क्यों? इसका रीजन क्या होता है वो समझिएगा। क्वेश्चन को देखो, जैसे हमारे पास ये कोई प्रतिरोध है कैपिटल R, इसमें I धारा प्रवाहित हो रही है। हमें क्या करना है? इसके दोनों टर्मिनल के मध्य टर्मिनल वोल्टेज ज्ञात करना है, तो इसके लिए हमने क्या जोड़ते हैं? एक वोल्टमीटर जोड़ देते हैं। समझिएगा इसको, क्या जोड़ते हैं? वोल्टमीटर जोड़ते हैं। अब देखो वो धारा यहाँ से I इधर से धारा गई I1 इधर चली जाएगी, I2 धारा चली जाती है, मतलब धारा दो भागों में डिवाइड हो जाती है। होगी कि नहीं होगी? क्योंकि एक धारा इधर एक ही धारा इधर। अब समझिएगा, विभव मापी विभवांतर का मापन करने के लिए विभवांतर का दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर का शुद्ध मापन करने के लिए एक आवश्यक शर्त होती है। याद रखिएगा ये शर्त, किसी भी उपकरण के द्वारा विभवांतर का मापन करने के लिए एक आवश्यक शर्त होती है। वो शर्त क्या होती है? कि वह परिपथ से धारा नहीं लेना चाहिए। समझाया क्या? दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर मापने के लिए यह आवश्यक है कि वह उपकरण परिपथ से धारा नहीं लेना चाहिए। इसके लिए धारा न ले तो धारा को हमें रोकना है, तो धारा को रोकने के लिए हम क्या करेंगे? प्रतिरोध का मान बढ़ा देते हैं। उस उपकरण के अंदर क्या करते हैं? प्रतिरोध का मान बढ़ाते हैं। मतलब यहाँ पर ये I2 धारा इधर ना है, इसके लिए वोल्टमीटर के अंदर कुंडली लगा देते हैं। इससे इसका प्रतिरोध का मान क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। प्रतिरोध का मान क्या हो जाए? बढ़ जाए, और ये परिपथ से धारा न ले। तो समझिएगा, विभवांतर का मापन, विभवांतर जो है उसका मापन करने के लिए क्या आवश्यक है? कि वो परिपथ से धारा न ले, और परिपथ से धारा न लेगा इसके लिए उसका प्रतिरोध क्या होना चाहिए? प्रतिरोध का मान क्या होना चाहिए? उच्च होना चाहिए, बहुत ज्यादा होना चाहिए। जब प्रतिरोध का मान उच्च होगा उपकरण का, तो वह परिपथ से धारा नहीं लेगा। लेकिन वोल्टमीटर का हम प्रतिरोध बढ़ाने के लिए इसमें हम क्या करते हैं? तार लगाते हैं, कुंडली लगाते हैं, जिसके कारण इसका प्रतिरोध बढ़ जाता है। लेकिन इतना प्रतिरोध भी नहीं होता है कि परिपथ से धारा न ले, ठीक ना। तो ये परिपथ से कुछ ना कुछ धारा अवश्य लेता है, ये परिपथ से कुछ न कुछ धारा अवश्य लेता है, जिससे इसके द्वारा सुग्राही मान प्राप्त नहीं होता, शुद्ध मान प्राप्त नहीं होता है। रीजन आपको बता दिया। रीजन क्या होता है? कि धारा नहीं लेना चाहिए। ठीक है, इसके लिए प्रतिरोध का मान अधिक होना चाहिए। प्रतिरोध तो हम बढ़ाते हैं बहुत इसका, लेकिन फिर भी ये इतना अधिक नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि छोटा सा उपकरण होता है, इतना अधिक प्रतिरोध इसका हम नहीं बढ़ा सकते कि परिपथ से धारा न ले। इसलिए ये परिपथ से कुछ न कुछ धारा अवश्य लेता है। तो इससे बचने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? विभव मापी का उपयोग करते हैं। या हम कह सकते हैं, अगर इसका प्रतिरोध अनंत कर दिया जाए, प्रतिरोध क्या कर दिया जाए? अनंत कर दिया जाए, तो ये परिपथ से धारा नहीं लेगा। ऐसा संभव तो है नहीं। इसके लिए हम क्या करते हैं? इसकी जगह विभव मापी का उपयोग करते हैं। विभव मापी क्या होता है? इसके अंदर इसका जो प्रतिरोध होता है, इसका तार की लंबाई बहुत ज्यादा होने की वजह से क्या होता है? प्रतिरोध का मान इसका बहुत ज्यादा होता है, जिसके कारण ये परिपथ से धारा नहीं लेता है, और परिपथ से धारा नहीं लेगा तो ये ज्यादा सुग्राही मान हमें देता है। तो ये इसका हो गया। ठीक है, तो वोल्टमीटर का उपयोग क्यों नहीं लेते हैं?
या ये सुग्राही क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसका प्रतिरोध अनंत नहीं होता है, जिसके कारण ये परिपथ से कुछ न कुछ धारा अवश्य लेता है और जिससे ये सुग्राही मान प्राप्त नहीं होता है। इसकी तुलना में विभवमापी का प्रतिरोध बहुत अधिक होता है। बहुत अधिक होने के कारण ये परिपथ से धारा नहीं लेगा, और परिपथ से धारा नहीं लेगा तो क्या होगा? परिपथ से धारा नहीं लेगा तो क्या होगा? हमारे पास ये ज्यादा सुग्राही मान हमें देता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि विभवमापी वोल्टमीटर की अपेक्षा ज्यादा सुग्राही होता है। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि वोल्टमीटर के द्वारा किसी भी उपकरण के द्वारा वोल्टता का शुद्धता से मापन करने के लिए यह आवश्यक है कि वह धारा न ले, जिसके लिए उसका प्रतिरोध क्या हो? उच्च हो या अनंत हो। यह हो तभी संभव है हमारे पास सुग्राही मान प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे पास ज्यादा सुग्राही कौन है? तो विभवमापी है। क्यों है? आपको रीजन बता दिया। ठीक है, दोनों का काम एक ही है, लेकिन ज्यादा सुटेबल ज्यादा सुग्राही कौन है? आपका विभवमापी है। ठीक है, ये तो हो गया विभवमापी के बारे में। अब विभवमापी की बनावट या संरचना कैसी होती है वो समझिएगा। विभवमापी आपको बताया कि विभवमापी हमारे के अंदर क्या होता है? तार की लंबाई बहुत ज्यादा होती है। तो विभवमापी का हमारे पास ध्यान रखिएगा, ये 3 तार का भी होता है, 5 तार का भी होता है और 10 तार का भी होता है। जितने ज्यादा तार होंगे उतना ही उसका प्रतिरोध अधिक होगा और उतना ही ज्यादा वो सुग्राही होगा। तो सबसे ज्यादा सुग्राही कौन सा होगा? 10 तार का। हम जो लैब में काम में लेते हैं वो ज्यादातर 10 तार का ही काम लेते हैं। जितना ज्यादा लंबा तार होगा, ठीक है, जितना ज्यादा लंबा तार होगा उतना ही ज्यादा वो सुग्राही होगा। तो 3 तार, 5 तार और 10 तार में सबसे ज्यादा सुग्राही कौन सा होगा? 10 तार का। अब देखिएगा इसकी बनावट में देखिएगा, इसमें 10 तार वाले की बता रहा हूं आपको। ठीक है, इसमें क्या होता है? 10 मीटर लंबा तार होता है। क्या होता है? 10 मीटर लंबा तार होता है, जिसका एक एक मीटर का 10 फेरे लेते हैं। ठीक है, एक एक मीटर के हम क्या करते हैं? 10 फेरे लेते हैं 10 मीटर के लंबे तार का। और ये जो तार होता है वो किसका होता है? मिश्र धातु का। किसका होता है? मिश्र धातु, जिसका प्रतिरोध उच्च होता है। जिसका प्रतिरोध क्या होता है? उच्च होता है। तो मिश्र धातु का तार ले लेंगे, जैसे नाइक्रोम, ठीक है, कॉन्स्टेंटन है, ठीक है, मैग्नीन है, इसका कोई सा भी हो सकता है। ले लिया और उसके एक एक मीटर के 10 फेरे एक लकड़ी के बोर्ड के ऊपर हम क्या करते हैं? संयोजक पेज के द्वारा इसको हम व्यवस्थित करते हैं। लकड़ी के आधार पर हम क्या करते हैं? संयोजक पेज के द्वारा। ये पहला सिरा हो गया, इसको हम ए, दूसरा सिरा हो गया, अंतिम सिरा हो गया, इसको हम बी नाम देते हैं। और इसको एक लकड़ी के बोर्ड के ऊपर हम क्या करते हैं? इस तरीके से व्यवस्थित कर देते हैं, एक एक मीटर के फेरे लगा देते हैं। कर दिया। और इसके समानांतर क्या लगी होती है? एक मीटर स्केल होती है। क्या लगी होती है? एक मीटर स्केल होती है। जिसके अंदर यहां से यहां तक कितने अंकित होता है? पर 0 से लेकर के 100 सेंटीमीटर अंकित होता है। ठीक है, जैसे 10, 20, 30, 40 से लेकर के 100 सेंटीमीटर। ओके, अब इसमें क्या होता है? इसके अंदर बीच में यहां पर यहाँ पर एक विसर्पी कुंजी को हम व्यवस्थित करते हैं। इसके बीच में यहाँ पर हम क्या करते हैं? विसर्पी कुंजी को क्या करते हैं? व्यवस्थित करते हैं। जो विसर्पी कुंजी के अंदर इस तरीके से, मतलब जैसे पेन है, इसको हम इस प्रकार से इसके अंदर व्यवस्थित करते हैं कि ये प्रत्येक तार को स्पर्श कर सके, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ठीक है, बीच में हम क्या करते हैं? विसर्पी कुंजी को संयोजित करते हैं, व्यवस्थित करते हैं। इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि वो प्रत्येक तार को स्पर्श कर सके, उसके संपर्क में आ सके। यहाँ इसको हम किसका यहाँ भी ला सकते हैं, इधर भी ला सकते हैं, यहाँ तक भी ला सकते हैं, ऐसे यहाँ तक प्रत्येक बिंदु पर हम इसको क्या करवा सकते हैं? स्पर्श करवा सकते हैं। तो ये जो संरचना है, ये जो संरचना बनी है, ये किसकी बनी है? ये बनी है आपकी विभवमापी या पोटेंशियोमीटर की। फिर से समझिएगा, इसमें 10 मीटर लंबा तार होता है, जो मैग्नीन, ठीक है, नाइक्रोम, कॉन्स्टेंटन, ठीक है, किसी भी धातु का, जिसको हम कह सकते हैं मिश्र धातु का बना होता है। अलग कोई भी हो सकता है, क्या होनी चाहिए? वो मिश्र धातु का बना होता है। मिश्र धातु का बना होता है। तो 10 मीटर का लंबा तार है, तो उसके हम क्या करते हैं? एक लकड़ी का आधार लेते हैं
उस लकड़ी के आधार के ऊपर उसको हम क्या करते हैं, 1-1 मीटर के 10 फेरे, इस तरीके से 1-1 मीटर के हमने क्या कर दिए, 10 फेरे होते हैं। और संयोजक पेज के द्वारा इनको कस कर रखते हैं, क्या करते हैं, इसको तनित करके रखते हैं। संयोजक पेज के द्वारा इसको हम क्या करते हैं, कस कर रखते हैं इस तरीके से। और ये जो तार हम लेते हैं, इसका जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है वो क्या होना चाहिए, एक समान होना चाहिए, जिससे इसकी विभव पूर्णता क्या रहे, नियत बनी रहे। तार का जो मोटाई है वो क्या होना चाहिए, यहां से लेकर के यहां तक एक समान मोटाई का होना चाहिए। और इसको 1-1 मीटर का फेरा लेकर के हमने इसको क्या कर दिया, व्यवस्थित कर दिया। और व्यवस्थित करने के बाद इसको हम बिंदु ए और बी के जो संयोजक पेच हैं उनके द्वारा उनको क्या करते हैं, कस देते हैं। कस दिया, कसने के बाद हम क्या करते हैं, एक मीटर स्केल लेते हैं और उस मीटर स्केल को यहाँ पर हम इसको इसके समानांतर व्यवस्थित कर देते हैं, जिसके अंदर इधर से 0 से लेकर के 100 और ऐसे ही इसका उल्टा भी होता है, इधर से लेकर 0 से लेकर के 100 अंकित किया जाता है सेंटीमीटर में, ठीक है ना। और अब क्या करेंगे, इसके अंदर एक यहाँ पर हमने क्या लिया है, ये हमने क्या ले रखी है, विसर्पी कुंजी। इसको विसर्पी कुंजी को इसको इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं, इसको खिसका करके हम प्रत्येक तार पर हम क्या कर सकते हैं, इसको पर लेकर जा सकते हैं, जिससे विसर्पी कुंजी का संपर्क यहाँ पर प्रत्येक तार पर हम इसको संपर्क में ला सके। इस प्रकार इसको खिसका करके इसको व्यवस्थित किया जा सकता है, जिससे इसका मापन हम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया विभव मापी। अब विभव मापी में जब हम रीडिंग लेते हैं उस चीज को समझना। देखिएगा ये पहला तार है, आपको रीडिंग लेने हैं, मान लीजिए जब हम इसको प्रैक्टिकल में काम लेंगे तो थोड़ा समझ लीजिएगा कि यहाँ से स्टार्ट होते हैं, ठीक है ना। तो विसर्पी कुंजी मान लीजिए यहाँ पर है, तो पहले तार पर है, विसर्पी कुंजी का संपर्क यहाँ पर है, तो ये पहले तार पर है। तो इसकी रीडिंग कैसे लोगे, इधर से लोगे 0 से स्टार्ट होके 0 से 10, 20, 30, 40, 50, जैसे यहाँ पर 50 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए है, तो मान लीजिए यहाँ पे 90 सेंटीमीटर, इधर से नापेंगे 0 से लेके यहाँ तक क्या होगा 90, ऐसे 90 सेंटीमीटर हो गया। फिर मान लीजिए ये यहाँ पर फिलहाल, तो आप समझिएगा इसको, ये रीडिंग कैसे लेंगे। तो पहला तार कंप्लीट हो गया, तो पहला तार कंप्लीट होगा, कितना किया इसने 100 सेंटीमीटर। अब 0 स्टार्ट होगा यहाँ से दोबारा, भाई पहले 0 यहाँ स्टार्ट हो रहा था, तो यहाँ स्टार्ट होकर 100 सेंटीमीटर तक पहुंच गया। फिर 0 यहाँ स्टार्ट होगा, तो इधर क्यों जाएगा, 0, 10, 20, 50, 100, यहाँ तक 100 तक आ जाएगा, ठीक है। मतलब 100 सेंटीमीटर तो यहाँ पर हो गया, फिर 0 दोबारा स्टार्ट होगा, तो देखो एक तार का कितना हो गया 100 सेंटीमीटर, ठीक है। अब दूसरे तार का हम लेंगे, तो दूसरे तार का लेंगे तो क्या करेंगे, अब 0 इधर से स्टार्ट होगा, तो यहाँ से मान लीजिए यहाँ पर है, इधर से 0 स्टार्ट होगा, तो यहाँ तक 10 हुआ ना, यहाँ तक क्या हुआ 10, इसमें 10 और जोड़ देंगे, कितना हो गया 110 सेंटीमीटर हो गया, ओके। इसी प्रकार मान लीजिए यहाँ पर है, तो ये तार काउंट करो कौन सा है, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, पांचवें तार का है, तो 4 तार के लिए कितना होगा 400, एक तार का कितना होता है 100 सेंटीमीटर, तो 4 तार के लिए कितना हो गया 400। अब पांचवें तार पर है, तो पांचवें तार पर ऊपर वाली लोगे या नीचे वाली, तो हमें ध्यान रखना है 5 तार के नीचे वाली, 0 नीचे है ना, तो 0 से यहाँ से स्टार्ट होगा, तो यहाँ से स्टार्ट होगा, तो कितने पर है 10 पर है या 20 पर, जो भी है, इसमें 20 या 10 जोड़ देंगे, तो कितना हो गया 410 सेंटीमीटर। दोबारा समझिएगा, मान लीजिए ये यहाँ पर हमारे पास है फिलहाल विसर्पी कुंजी, ये कौन सा तारा काउंट कीजिएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, सातवें तार पर है, तो सातवें तार के लिए, तो सातवें तार से पहले कितने हैं 6, तो 600 प्लस। अब सातवें तार पर है, तो आपको ध्यान रखना है, इधर से काउंट करोगे इधर से काउंट करोगे, तो वो देखोगे, तो सातों जो तार वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है आपका, इधर से स्टार्ट हो रहा है ना, ठीक है। कैसे देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 तार चल रहा है, इधर से स्टार्ट हो रहा है, तो नीचे वाला, तो विषम जो तार होगा, विषम तार पर अगर रीडिंग आपकी आती है या विसर्पी कुंजी होती है, तो विषम तार के लिए हमें ध्यान रखना नीचे वाली, और सम तार के लिए हम क्या करेंगे ऊपर वाली रीडिंग। नीचे वाली रीडिंग 0 स्टार्ट होगी यहाँ से, ऊपर वाली रीडिंग स्टार्ट होगी 0 यहाँ से, तो 0 से यहाँ स्टार्ट हो गया है, तो यहाँ पर है, तो ये इधर से जाएंगे, तो ये लगभग मान लीजिए 70 के करीब है, तो मान लीजिए 70 जोड़ दिया, कितना हो गया 670। ये बाकी मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा जब ऊपर में, तब ये चीज आपको समझा दूंगा। फिलहाल आपको सिर्फ बनावट के बारे में समझना है, बनावट में क्या क्या है फिर से समझिएगा।
इसमें क्या बनावट में क्या बताया आपको, इसमें 10 मीटर लंबा तार होता है जिसको 1-1 मीटर के फेरे हम एक लकड़ी के आधार पर इसको व्यवस्थित करते हैं, 1 मीटर के फेरे लगा करके इस तरीके से संयोजित कर देते हैं, ठीक है। पहला बिंदु ए, दूसरा बिंदु बी हो गया। इसके समानांतर हम क्या करते हैं कि यहाँ पर एक मीटर स्केल लगाते हैं जिस पर पाठांक अंकित होता है। इसमें मीटर स्केल के अंदर 0 से 100, ऊपर से 0 से 100 अंकित होता है। फिर इसमें एक विसर्पी कुंजी को इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं इसके बीच में, जिसमें विसर्पी कुंजी का संपर्क प्रत्येक तार पर आसानी से किया जा सकता है इस प्रकार से। तो ये हो गया आपका विभव मापी या पोटेंशियोमीटर, ठीक है। तो विभव मापी क्या है, किस काम में ली जाती है, क्या इसकी बनावट होती है, ये आज का टॉपिक कंप्लीट हो गया।